नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का एजेंडा हमारा रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी हम किस तरीके से शुरुआत करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, और जब हम अपनी 60 की एज में हो जाएंगे तो उस टाइम में एक एवरेज 1 करोड़ का टारगेट कॉर्पस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग किस तरीके से करें, कहाँ से करें और कितना पैसा हर महीने लगाएं या एक साथ लगाएं, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों हमारी पहली स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर स्टेप्स दे रखे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को किस तरीके से शुरुआत करें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं सेविंग, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ही तभी कर पाएंगे जब आपके पास सेविंग होगी। तो दोस्तों, सेविंग करने के लिए सबसे एक बेटर अगर मैं आपको फॉर्मूला टाइप का बताऊं तो वही है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूं कि आपकी इनकम जब भी जनरेट हो, आपके हाथ में जब भी इनकम आए, चाहे वो 10 तारीख को आए चाहे 1 तारीख को आए, सबका अपना अलग अलग होता है। जब भी आपके पास इनकम आए अपनी मंथली हिसाब से, उसमें से सबसे पहले आप अपना सेविंग का पोर्शन अलग कर दीजिए। हो सकता है वो आपका 10% हो, 20% हो। स्टार्टिंग में आप 10-20% ले सकते हैं आराम से। आगे आप और अपनी नीड के हिसाब से या वांट के हिसाब से बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। 10 to 20% अपना सेविंग का कॉर्पस लेके चलिए। आप इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग का अपना पोर्शन अलग कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा उससे ही आपको एक्सपेंस करना है। मानते हैं शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लेट सपोज मान लीजिए कि कोई वेजेस वाला पर्सन है, अगर वो उसकी 1000 रुपीज़ की एक वेजेस है, एक दिन की पर डे की उसके 1000 रुपीज़ की वेजेस है, तो वो उतना ही कमाता था जितना वो कंज्यूम करता था, जितना उसका एक्सपेंस होता था। तो अब स्टार्टिंग में उसको सेविंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आदत नहीं है सेविंग करना, हम लोगों की आदत नहीं है। हमारे पास जैसा पैसा आता है हम उसे एक्सपेंस कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में सेविंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आगे के फेस में देखा जाए तो ये बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगी हमें। तो दोस्तों, पता चल गया आपको कि सेविंग किस तरीके से की जाए। इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग को अलग कीजिए। उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा उसे एक्सपेंस करिए। अब उस सेविंग का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है इमरजेंसी फंड, जिसे हम लिक्विड फंड भी बोलते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जब भी आपकी कभी जॉब छूट गई या आप कभी बीमार पड़ गए, तो उस टाइम आप काम नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम आपके खर्चे चलते रहेंगे। तो उस खर्चों को चलाने के लिए दोस्तों इमरजेंसी फंड रखा जाता है। तो इसमें आपका बेसिक एक्सपेंस लिया है मैंने, और ये 4, 5, 6 जो है ये आपका मंथ है कि आप मेनली 4 मंथ के हिसाब से अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं, या 5 मंथ्स के लिए अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं, या 6 मंथ्स के लिए अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितनी जॉब है, मतलब किस तरह की आप जॉब कर रहे हैं। उसमें बेसिक एक्सपेंस ये माना जाएगा दोस्तों कि आपका लेट सपोज मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की आपकी इनकम है, उसमें से आप 20,000 रुपीज़ की सेविंग कर लेते हैं। रेस्ट जो आपका 80,000 का अमाउंट बचा है वो आपका एक्सपेंस है बेसिक। उसमें जो आप अपनी वांट मत जोड़िएगा दोस्तों, जो आपकी 80,000 है वो नीड है। चाहे उसमें आप EMI जो अपने बैंक को देते हैं, व्हीकल लोन्स की EMI जारी होगी, तो वो सब उसके अंदर इंक्लूड करके बेसिक एक्सपेंस को उसको आप चाहे वो 4 मंथ से, चाहे 5 मंथ से, चाहे 6 मंथ से इनटू करके जो आपका सर्टेन अमाउंट बनेगा यहाँ पर, उस अमाउंट को आप इकट्ठा करते रहिए। उसको इमरजेंसी फंड में, या तो आप उसे सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, नहीं तो आप उसे म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है दोस्तों, लिक्विड फंड, जिसमें आप जब चाहे 24/7 में आप कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे सेविंग किस तरीके से की जाए। इनकम में से सेविंग को हटा के जो बचेगा उसे एक्सपेंस किया जाएगा। सबसे पहले सेविंग करनी है, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है ताकि आने वाली टाइम में जो अनसर्टेनिटी हो उसको आप टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि इन इमरजेंसी फंड में क्या हम मेडिकल एक्सपेंस को भी काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिंपल नो। इमरजेंसी फंड में वो फंड आएगा सिर्फ जो आपको इमरजेंसी बेसिस पे है। अब इंश्योरेंस का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों इसके अंदर कवर रहेगा। लेट सपोज मान लीजिए कभी लाइफ फैमिली के अंदर अनसर्टेन इवेंट की वजह से कुछ हो भी जाता है, तो वहाँ पे किया गया हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा। और लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों मेनली जो फैमिली में अर्निंग मेंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं का ही लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, बाकी सबका हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों आप समझ गए होंगे। सेविंग, इनकम में से सेविंग सबसे पहले करनी है, एक्सपेंस बाद में करना है। इमरजेंसी फंड अपना 4, 5, 6 महीने आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको इकट्ठा करके रखना है।
इंश्योरेंस आपको करवा के रखना है ताकि इमरजेंसी फंड आपका इस तरह के कामों में यूज़ ना हो। क्योंकि मैं दोस्तों बताने देना चाहता हूँ कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप नहीं लेते हैं, आने वाले टाइम के अंदर कोई भी मिस हैपनिंग की वजह से आपको अगर मेडिकल एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं तो आपकी महीनों की गई सेविंग्स को ये कुछ हफ्तों के अंदर ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमने सेविंग भी कर ली, हमने इमरजेंसी फंड भी बना लिया, उस सेविंग इकट्ठा करके हमने इमरजेंसी फंड में लगा दिया, हमने इंश्योरेंस भी करवा लिया। अब हम जो सेविंग करते जा रहे हैं उन पैसों का क्या करें? तो अब जो पैसे बचे हैं दोस्तों उनको आपको इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि आप किन किन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डिबेंचर्स में, आप पीपीएफ में। पीपीएफ दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा के कर सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो रियल एस्टेट में कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने ली है, जिसमें आप लो रिस्क कैटेगरी, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। एक पर्सन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग हमेशा करता है। लो रिस्क कैटेगरी का पर्सन वो होता है जिसको रिस्क बहुत कम लेना है, उसको चाहे रिटर्न कम आए लेकिन उसके पास रिस्क ना रहे, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम कैटेगरी के अंदर। तो उस पर्सन को फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए और साथ ही साथ वेरिएबल इनकम कैटेगरी में इन्वेस्ट कम करना चाहिए। अगर इनके एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लो रिस्क वाले पर्सन को एफडी में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, पीपीएफ्स में, इनमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, जबकि गोल्ड में मॉडरेट और म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर रियल स्टेट्स में थोड़ा कम करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मॉडरेट रिस्क में इक्वली डिवाइड इन ऑल एसेट सोर्सेज, जितने भी वो जगहों में इन्वेस्ट करता है उन्हें इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। हाई रिस्क कैटेगरी में दोस्तों वो लोग आ जाते हैं जिनको हाई रिस्क लेना होता है, भले ही रिस्क हाई हो लेकिन रिटर्न भी उनका ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके के लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, स्टार्टअप्स, इन तरीके के कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इन्वेस्ट इन वेरिएबल इनकम कैटेगरी मोर देन फिक्स्ड इनकम कैटेगरी, मतलब एफडी, बॉन्ड, डिवेंचर, पीपीएफ के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आपने जान लिया कि इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया जाए, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। आगे के जो 2 हमारे पॉइंट थे जिसमें हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एट द एज ऑफ 60 की एज में हम 1 करोड़ रुपये गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आइए उसके जानने के लिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। दोस्तों इस एक्सेल शीट में मैं डिस्कस करने से पहले आपको कुछ एजम्पशन बता देना चाहता हूँ कि इस मेनली 3 एजम्पशन मान के चलता हूँ, जिसमें से आपको इंटरेस्ट जो है वो 15% पर एनम का मिलता है। SIP आपकी 500 की चलती है, आप 500 रुपये हर महीना, 500 रुपये की शुरुआत से आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपकी जो अभी करंट एज है वो 20s की है, आपकी हो सकता है 18 भी हो, 25 भी हो, लेकिन जो मैं एजम्पशन मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 20s की मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो 18 to 24 है, तो मैं एवरेज 20 to 22 की एवरेज में मान के चल रहा हूँ। मैंने 20 से यहाँ पे स्टार्टिंग किया है। 15% का आपका पर एनम का इंटरेस्ट रेट लिया है। SIP आपकी 500 पर मंथ की चल रही है और आपने 20s की एज से आपने 500 रुपये हर महीने देना शुरू किया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले जानना, आपका 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, SIP 500 रुपये पर महीने, डिटेल्स ये है, टोटल रेवेन्यू ये है, इन्वेस्टमेंट आपने इतनी की है कि आपने लगाया कितना, आपने इन्वेस्ट कितना किया, और ये है आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। 20 की एज में आपने स्टार्ट किया तो 21 की एज में आपने, देखते हैं हम कितना पैसा लगा दिया आपने। आप 500 रुपये हर महीना लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 500 रुपये हर महीना लगाएंगे आप, तो इंटू 12 किया तो 6000 आ गया। यहाँ पे डॉलर को थोड़ा यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पे डॉलर को आप रुपीज़ के टर्म्स में मान के चलिएगा। 6000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको मिले कितने, ये मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा किस तरीके से आया, लेकिन आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे 15% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। यहाँ पे मैंने क्योंकि हर महीने जमा करा रहा हूँ डिवाइडेड बाई 12 इसीलिए किया, और 12 महीने तक किया क्योंकि 1 साल तक है पहले, तो इसीलिए यहाँ पे 12 मंथ्स आया, और 500 रुपये हर महीने दे रहा हूँ मैं, तो 6430 रुपये आपके पास साल के अंत में जुड़ गए। इसमें से आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 430 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। अब मान के चलते हैं आपने 20 से 25 तक की उम्र में पैसे जोड़े, तो आपका 1 साल में 6000 लगे, तो 5 साल के अंदर कितने लगे, 30,000। तो 500 इंटू में 60, क्योंकि 12 इंटू 5 किया, अगर मंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 साल में आपके 60 मंथ्स हो गए, तो आपका 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, और आपका रिटर्न कितना मिला इसके अंदर, 44,287। आपको रिटर्न कितना मिला इसके अंदर, प्रॉफिट जो है
वो 14,000 to 87 का आपका प्रॉफिट हुआ। दो केस मान के चलते हैं, जिसमें से आपका पहला केस है व्हेन वी डू नॉट इन्वेस्ट एनी अमाउंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 25। अब मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र के बाद 500 रुपये की SIP अपनी बंद कर दी, और लेकिन इन पैसों को, ये जो 44,000 रुपये आपके इकट्ठे हुए थे, इन पैसों को नहीं निकाला। ये पैसे आपने एज इट इज़ लगे रहने दिए। इंटरेस्ट आपका 15% पर एनम का आपका मिलता रहा आपको। तो 30 साल की एज में, मतलब 20 से 30 की आपके कितने 10 साल हो गए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 इसीलिए रहा दोस्तों, क्योंकि आपने अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। आपने 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया था सिर्फ वही चला, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30,000 आपका है एज इट इज़। तो आपका 10 साल बाद आपका जो अमाउंट बना वो 89,000 रुपीज़ बना। 40 की एज में आपका वही अमाउंट 3,60,000 रुपीज़, वही अमाउंट आपका 50 की एज में वही 30,000 अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपका यहाँ पे बन गया 14,57,000 अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 14,27,890 रुपीज़ का। अब वही 60 की एज में अगर आप पैसा नहीं निकालते, उनको लगा के छोड़ देते हैं, तो वही पैसा आपके 60 की एज में 58,97,000 रुपीज़ आपने लगाया। कितना था देखिए दोस्तों, 30,000 रुपीज़ का, और आपको मिला कितना 60 की एज में 58,97,000 अप्रोक्स 9 लाख रुपीज़। तो आपका ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट रहा इसके अंदर 58,67,978। दोस्तों आपने देखा कि 500 रुपये आप हर महीने अगर 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और उन पैसों को बिना निकाले 60 साल तक रहने देते हैं, तो वो अमाउंट आपका 58,67,000 रुपीज़ के आपके रूप में आपके सामने मिल जाता है आपको 1 करोड़ की ओर। सेकंड केस ये है दोस्तों कि व्हेन वी कंटिन्यू अवर SIP आफ्टर द एज ऑफ 25। एक केस हमने ये लिया था कि उस टाइम में आपने अपनी SIP बंद कर दी थी 25 साल की बाद में, और एक केस ये है कि आपने अपनी SIP का चालू रखा, आपने अपने पैसों को नहीं निकाला, 25 साल के बाद भी आपने अपनी 500 रुपये हर महीने दिए। वही इंटरेस्ट रेट आपका 15% और SIP जो है आपकी 500 रुपये हर महीने चली। तो एट द एज ऑफ 30, अब देखिए दोस्तों, एट द एज ऑफ 30 आपने लगाया कितना 60,000 रुपीज़। आपने 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक पैसा दिया, कितना 500 रुपये महीना। 1 साल का कितना हुआ 6,000, तो 10 साल का कितना हुआ 60,000। 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न में कितना मिला देखिए दोस्तों 1,37,000, और आपको पहले कितना मिला था 89,000। आपको रिटर्न यहाँ पे इतना मिला 77,000 और यहाँ पे 59। आप थोड़ा कंपेयर भी करते जाइएगा। 40 की एज में यहाँ पे आपने 1,20,000, क्योंकि 20 साल का डिफरेंस आ गया। वही अकॉर्डिंगली देखें आप, 1 साल में आपने 6,000 लगाए, तो 20 साल में कितने लगे 1,20,000 इन्वेस्ट किया आपने, आपको मिला कितना 7,48,000। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों 3,60,000 अप्रॉक्सीमेट, सीधा डबल हो गया अमाउंट। और यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिला 6,28,000, यहाँ पे 3,30,000। 50 की एज में आपने लगाया कितना 1,80,000 रुपीज़, आपको मिला कितना 34,61,639 रुपीज़। रिटर्न कितना रहा आपका प्रॉफिट 32,81,000। वही आप 60 की एज में अगर देखें तो आपको एक कमाल का मैजिक दिखने वाला है। यहाँ पे आप देखिए आपका 34 लाख का अमाउंट है, और नीचे देखिए काउंट कीजिएगा ज़रा इसको मेरे साथ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, माय गॉड 1,55,08,027 रुपीज़। और आपने इन्वेस्ट कितना किया सिर्फ 2,40,000 रुपीज़। मतलब आपने 20 साल से लेके 40 साल की उम्र में 2,40,000 रुपये लगाए और आपको मिले कितने 1.55 करोड़ रुपीज़। और आपका नेट प्रॉफिट कितना रहा इसमें 1,52 लाख रुपीज़ का आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस बना है। अब आप चाहें, क्योंकि 60 की एज में जब दोस्तों हम चले जाते हैं, रिस्क हम कम लेना चाहते हैं, तो उस टाइम में अगर आप इन पैसों को किसी FD में या किसी गोल्ड में या किसी बॉन्ड के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, इनफैक्ट सेविंग अकाउंट में भी आप रख देंगे, तो आपके जो बेसिक एक्सपेंस जो है आपकी पेंशन की तरह ये अमाउंट काम करेगा, जो आपको हर महीने आप इंटरेस्ट से ही अपना बेसिक एक्सपेंस को अपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कंपाउंडिंग की एक पावर भी देखी होगी कि अगर यही पैसा जो स्टार्टिंग के अंदर था, सिर्फ 430 रुपये का प्रॉफिट लग रहा था 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर यही पैसा 14,000 हुआ, लेकिन वही 40 साल के अंदर प्रॉफिट हो के
आपका 1,52,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है। कंपाउंडिंग का वर्क करने के लिए मेनली दोस्तों 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपका टाइम, कि कितनी जल्दी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ बनेगी। सेकंड, आपका इंटरेस्ट रेट। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो अगर आप टाइम भी कम दें तो आपका चल जाएगा। दोस्तों, कंपाउंडिंग को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इस एग्जांपल में हमने क्या किया, 15% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एसआईपी में हम 500 रुपये हर महीने दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा कि आपको 15% की जगह से 14% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, इस फॉर्मूले के बारे में हम आगे भी जानेंगे। फॉर्मूले को आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, ये किस तरीके से मैं फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। हमने लिया है 14% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आप हर महीने अपने पैसे दे रहे हैं, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। और नंबर ऑफ़ पीरियड्स आप 40 साल के लिए कर रहे हैं, तो 40 इंटू में 12 480, 480 महीने तक। पेमेंट अमाउंट आप हर महीने कर रहे हैं 500 रुपये और प्रेजेंट वैल्यू है अभी 0 क्योंकि आपने कुछ पैसा नहीं लगाया। आप 500 रुपये हर महीने लगाएंगे। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका लास्ट का अमाउंट था यहाँ पे 1,55,00,000 का, वो अमाउंट एज इट इज़ यहाँ पे सेम मैंने फॉर्मूला लगाया, सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ है कि यहाँ 1,55,00,000 के अंदर 15% का इंटरेस्ट रेट है और ये जो फॉर्मूला लगाया मैंने इसके अंदर 14% का इंटरेस्ट रेट है। अमाउंट देखिएगा आप दोस्तों कितना अमाउंट आता है। तो देखिए आप यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1,11,77,000 रुपीज़ और यहाँ पर जो अमाउंट है 1,55,00,000। अगर दोनों का देखें तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। एक % का इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होने से आपको 43,30,30,835 रुपीज़ का चेंजेस देखने को मिला है। अगर 1% के चेंजेस की वजह से आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट आपका बहुत बड़ा चल जाता है, जो कि 43 लाख रुपीज़ का है। 43 लाख रुपीज़ की आप देख रहे हैं दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी थी, आपने सिर्फ 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको इतना बड़ा अमाउंट मिला। लेकिन यहाँ पर आपको 1% में चेंज होने की वजह से आपको इतना बड़ा अमाउंट का चेंजेस दिख रहा है। तो यही वर्क करती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। 1% जो हमें स्टार्टिंग में छोटा लगता है लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ा अमाउंट एक बन सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज तक की वीडियो थी हमारी यहीं तक। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी आपका सजेशन रहे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी नॉलेज को भी आप बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं और किस तरीके से करना है, डिटेल्स के अंदर अगली वीडियो में बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए था इतना ही। जय हिंद।